हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग रियल एनालिसिस जो मैं अपने चैनल पे स्टार्ट किया हूँ कंप्लीट कोर्स का, उसके नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे। थोड़ा सा बीच में गैप हो गया था, कुछ टेक्निकल इशू था और कुछ इशू के कारण। बट मैं कोशिश करूँगा कि आपका नेट एग्ज़ाम होने के पहले इस रियल एनालिसिस को कंप्लीट कर दें। हाँ, अभी जो मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँगा वो थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा, तो मे बी अप्रैल या कुछ मिड मई तक मैं रियल एनालिसिस को कंप्लीट कर दूंगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये नेट का एग्ज़ाम कब होगा। मतलब अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो मैं बताऊं कि जो नेट का एग्ज़ाम है कुछ तो डिले ज़रूर होगा, क्योंकि अप्रैल तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो जो जून में होने वाला है वो सितंबर, अगस्त सितंबर तक जा सकता है। तो आप फिर भी आप अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। अपने आप को किसी सीखने में, कुछ नॉलेज लेने में अपने आप को इन्वॉल्व रखें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप ऐसे सोच के प्रिपरेशन छोड़ देते हैं तो उससे और फ्रस्ट्रेशन होगी। अभी ऐसा पेंडेमिक का सिचुएशन है तो दिक्कत भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ सीखने में अपने आप को इन्वॉल्व रखें, अच्छे जगह कुछ अच्छे क्रिएटिव कामों में सीखने में टाइम को यूटिलाइज करें तो सही होगा। तो मैं आज का जो लेक्चर है उसमें हम सीक्वेंस हम लोग पढ़ेंगे। सीक्वेंस के बाद सब सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस और सीक्वेंस में कन्वर्जेंट लिमिट, बॉन्डेड सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस, ये सब से रिलेटेड थ्योरी, और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखेंगे और प्रीवियस ईयर के जो भी सी एस आर नेट में सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे। जैसा कि मैं अपने चैनल पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कोर्स करवाया हूँ, तो उससे रिलेटेड किसी को कुछ देखना हो, जो नहीं देखे हैं वो मेरे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, कंप्लीट कोर्स को देख सकते हैं। और मैं आज जो कराऊंगा उसको भी उसी वे में करवा रहा हूँ, मतलब जो भी है थ्योरी, उसके बाद उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस एक फंक्शन होता है। सीक्वेंस इज ए फंक्शन विच डोमेन सेट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो भी सीक्वेंस होगा, रियल नंबर का जो सीक्वेंस होगा वो जो होगा एक फंक्शन होगा, और फंक्शन में कुछ आउटपुट मिलता है एज ए इमेज। तो हर एक डोमेन उसका नेचुरल नंबर लेंगे, डोमेन नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग एज ए इनपुट वर्क करेगा, और उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा हमें, आउटपुट मिलेगा। इस तरह से F3 डॉट डॉट डॉट, देख सकते हैं आप यहाँ पे ये फंक्शन है। और इसका जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है 1 2 3, और उसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज मिलेगा वही क्या होगा, सीक्वेंस होगा। तो सीक्वेंस एक फंक्शन होता है उसका, बट उसका डोमेन हर हाल में क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। लाइक मैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, और उससे रिलेटेड पहले लिमिट और कन्वर्जेंट का डेफिनेशन देने के बाद मैं बहुत सारा क्वेश्चन इस वीडियो में करवाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। एज ए सीक्वेंस को बहुत सारे ऐसे भी डिनोट किया जाता है बुक में, एन इजकल टू 1 to infinity, एस एन करके दे सकते हैं कुछ भी, एन इजकल टू 1 to infinity, मतलब S1 S2 S3 S4, इस तरह से A1 A2 A3 इस टाइप से दे सकते हैं। एज एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं, एन कोई सीक्वेंस को ऐसे भी डिनोट किया जाता है, तो N/N+1 ये सीक्वेंस है। देख सकते हैं इसमें आप एज ए इनपुट, एज ए डोमेन एन का वैल्यू चेंज करते जाइए, इसका वैल्यू वेरी करते जाएगा और सीक्वेंस का टर्म मिलते जाएगा। लाइक आप सीक्वेंस का टर्म निकालना हो तो एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/2, 2/3, 3/4, दिस इस टाइप से ये सीक्वेंस का टर्म निकल जाएगा। सीक्वेंस का बोल सकते हैं, जो सीक्वेंस जो फंक्शन एज ए वर्क कर रहा है उसका डोमेन नेचुरल नंबर है, उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिल जा रहा है हमें, रेंज मिल रहा है। ओके, अगर से सीक्वेंस रियल नंबर सीक्वेंस है तो ये जो कोडोमेन होगा ये होगा, यहाँ पे हम आर आर लेंगे। कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस भी हो सकता है, जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं, और सारे चीज़ें जो रियल एनालिसिस में कन्वर्जेंट लिमिट जो भी सारे चीज़ पढ़ते हैं वो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस के लिए भी पढ़ा जाता है और पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अदर एग्जांपल लाइक कोई ए एन सीक्वेंस है, ये हो सकता है
साइन एन पाई बाई टू। तो इसका भी आपको सीक्वेंस का टर्म निकालना हो तो क्या करेंगे, नेचुरल नंबर एन इजकल टू वन, डोमेन का वैल्यू नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो इसको वैल्यू पुट करते जाएंगे, एन इजकल टू वन साइन पाई बाई टू, तो साइन पाई बाई टू वन, टू पुट करेंगे तो जीरो, इस तरह से थ्री माइनस वन जीरो, इस तरह से सीक्वेंस का टर्म आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस आ गया। अब सीक्वेंस का डोमेन जो है नेचुरल नंबर है तो इसकी ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए एक वैल्यू देगा। तो कार्डिनलिटी ऑफ सीक्वेंस कितना होगा, सीक्वेंस में टर्म कितने होंगे, काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबल अनकाउंटेबल मैं बता चुका हूं। तो सीक्वेंस का कार्डिनलिटी में नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग बराबर होगा। आप हर एक को एज ए डिस्टिंक्ट टर्म काउंट करना है। जैसे जीरो दो बार आ रहा है बट ये सीक्वेंस का सेकेंड टर्म है, ये सीक्वेंस का फोर्थ टर्म है, तो एज ए डिस्टिंक्ट टर्म इसको आपको काउंट करना है। तो ऐसे आप काउंट करेंगे तो सीक्वेंस की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, सीक्वेंस एज ए फंक्शन तो नेचुरल नंबर के सिमिलर होगा, यानी काउंटेबली इनफाइनाइट इसकी कार्डिनलिटी होगी। ये नेक्स्ट जो है और भी एग्जांपल, माइनस वन टू द पावर एन इज आल्सो ए सीक्वेंस, एन माइनस वन टू द पावर एन ये भी सीक्वेंस है। देख सकते हैं इसका नेचुरल नंबर डोमेन ऐसे वर्क करेगा और डोमेन को चेंज करते जाएंगे तो सीक्वेंस का टर्म क्या होगा, मिलते जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं रेंज ऑफ सीक्वेंस। रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होगा, रेंज ऑफ सीक्वेंस को जानना जरूरी है बॉन्डेड सीक्वेंस पढ़ने के लिए। पहले अगर रेंज ऑफ सीक्वेंस जानते हैं तो बॉन्डेड सीक्वेंस इजीली समझ सकते हैं क्या होगा। तो रेंज क्या होगा, कोई भी सीक्वेंस है, सपोज ए एन बी ए सीक्वेंस, तो सेट ऑफ ए एन बी ए सीक्वेंस देन सेट ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म, डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस एन का जो डिस्टिंक्ट टर्म का जो सीक्वेंस सेट आएगा वही क्या होगा, रेंज होगा। लाइक मतलब जैसे माइनस वन टू द पावर एन है तो इसमें इसके सीक्वेंस में टर्म क्या क्या आएगा, माइनस वन वन माइनस वन वन, तो डिस्टिंक्ट टर्म का सेट क्या बनेगा, इससे से दो ही टर्म तो डिस्टिंक्ट आ रहा है माइनस वन वन, तो यही क्या होगा इसका इस सीक्वेंस का रेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई और एग्जांपल आप ले लो, जैसे साइन एन पाई बाई टू लिया था मैं, तो आपको देखना है सीक्वेंस का टर्म को लिखना है, सीक्वेंस का टर्म लिखना है और देखना है कि उस सीक्वेंस में डिस्टिंक्ट टर्म क्या क्या है, उसका कलेक्शन लेने से कलेक्शन जो होगा वही इस सीक्वेंस का क्या होगा, रेंज होगा। ओके, जैसे आप देखिए वन पुट करेंगे तो क्या आएगा, वन जीरो थ्री पाई बाई टू माइनस वन जीरो, फिर वन आएगा, फिर जीरो, फिर माइनस वन जीरो, तो इस तरह से ये सीक्वेंस का टर्म चलते जाएगा। तो यहाँ डिस्टिंक्ट टर्म क्या क्या है, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट टर्म्स, जैसे वन रिपीट कर रहा है, माइनस वन रिपीट कर रहा है, तो रिपीटिंग टर्म जो है डिस्टिंक्ट एज ए टर्म इस सीक्वेंस का क्या क्या है, वन जीरो माइनस वन, यही तीन टर्म आएगा, तो यही तीन टर्म जो होगा इस सेट का रेंज होगा। ठीक है, तो रेंज जो है उसकी कार्डिनलिटी तो सीक्वेंस के टर्म से कम हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब सीक्वेंस एन ले ले, एन सीक्वेंस लेंगे तो वन टू थ्री, जो सीक्वेंस का टर्म होगा वही इसका रेंज भी होगा, तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। बट रेंज जो है नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी से क्या हो सकती है, रेंज की कार्डिनलिटी लेस इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग बॉन्डेड सीक्वेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बॉन्डेड सीक्वेंस क्या होता है, मैं बॉन्डेड सेट बता चुका हूं, तो बॉन्डेड सेट की तरह ही है कि कोई रियल सीक्वेंस है, ए रियल सीक्वेंस है इज बॉन्डेड, ये बॉन्डेड होगा इफ देयर एग्जिस्ट, क्या कर जाए, इसका बॉन्डेड बिलो टर्म मिल जाए, देयर एग्जिस्ट बॉन्डेड बिलो टर्म, जी स्मॉल जी मान लेते हैं, एंड बॉन्डेड एबव टर्म, एबव टर्म कैपिटल जी,
देन सीक्वेंस क्या हो जाएगा, बॉन्डेड हो जाएगा। लाइक कोई सीक्वेंस है एन, इसका कोई एक ऐसा रियल नंबर मिल जाए जिस सीक्वेंस का सारा टर्म जो है इससे छोटा हो और इससे बड़ा हो, ठीक है, तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, बॉन्डेड हो जाएगा। मतलब इसको बॉन्ड कर पाए ऐसा रियल नंबर मिल जाए जिससे सीक्वेंस का सारा टर्म उससे क्या हो जाए, छोटा हो जाए, और एक ऐसा टर्म और भी मिले जिससे सीक्वेंस का सारा टर्म क्या हो, बड़ा हो। तो लाइक इसको हम लोग बॉन्डेड अभव बोल रहे हैं, बॉन्डेड अभव बोल सकते हैं। बॉन्डेड अभव का मतलब मैं बताया हूँ सेट, जब सीक्वेंस सेट बता रहा था वहाँ पे, कि जैसे कोई भी -1 ले ले, तो -1 इसका सीक्वेंस का टर्म आएगा, -1 1 -1 1 इस तरह से। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या है, -1 जो है 1 से छोटा है, 2 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, तो सबसे ये अपर बॉन्ड हो गया, ये सारे अपर बॉन्ड हो गए, 2 से भी छोटा है 3, तो जो भी अपर बॉन्ड है उसमें जो सबसे लोवेस्ट टर्म होगा, ये सबसे छोटा है, बट ये सबसे छोटा ऐसा टर्म है जिससे ये छोटा हो रहा है। तो अपर बॉन्ड का जो लोवेस्ट होगा, या जीएल भी बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, उसी वही बॉन्डेड एभव भी होता है, ठीक है। या फिर -1 से ये बड़ा है, -2 से -3 -4, ये सारे टर्म से ये सीक्वेंस का सारा टर्म क्या होगा, बड़ा होगा। तो जो भी टर्म सबसे बड़ा हो रहा है, बट सभी बड़ा टर्म में से सबसे बड़ा टर्म जिससे सीक्वेंस का सारा टर्म बड़ा, वो क्या है, -2 है। तो ये एलयू भी होगा, लिस्ट अपर बॉन्ड, सॉरी जीएल भी ये होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ये होगा, ये एलयू होगी, लिस्ट अपर बॉन्ड होगा। सबसे बड़ा में लिस्ट, इसलिए लिस्ट अपर बॉन्ड, छोटा टर्म लिस्ट अपर बॉन्ड, सबसे छोटा में बड़ा, तो इसलिए ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। तो ये जो 1 हो, यहाँ पे 2 होगा, वो बॉन्डेड एभव होगा 2 से, और -2 से यहाँ पे बॉन्डेड बिलो हो रहा है। तो इस तरह से सीक्वेंस क्या हो गया, बॉन्डेड हो गया। अब कोई सीक्वेंस अनबॉन्डेड है, तो इसका जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा, सुप्रीमम ऑफ एन क्या हो सकता है, अनबॉन्डेड होगा तो इन्फिनिटी हो सकता है, या फिर सुप्रीमम ऑफ एन कोई ऐसा टर्म ही नहीं मिले जिससे इसको हम लोग सारा टर्म छोटा हो, तो ये या कोई ऐसा टर्म ही नहीं मिले जिससे सीक्वेंस का सारा टर्म क्या हो, बड़ा हो, तो -इन्फिनिटी हो जाएगा सुप्रीमम। तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, तब दैट इस दिस केस में क्या हो जाएगा, सीक्वेंस अनबॉन्डेड हो जाएगा, ठीक है। लाइक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, -n ले लें, -n ले लेंगे तो ये इसका सुप्रीमम -इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, बॉन्डेड बिलो हो जाएगा इससे, तो ये अनबॉन्डेड हो गया। n ले ले तो ये भी अनबॉन्डेड हो जाएगा। n स्क्वायर ले तो सीक्वेंस का टर्म लिखिएगा, तो ये भी अनबॉन्डेड हो जाएगा सीक्वेंस। 1/n ले तो ये क्या होगा, इस सीक्वेंस का सारा टर्म क्या होगा, 1 से छोटा इक्वल होगा, 0 से बड़ा इक्वल होगा। तो ये बॉन्डेड हो गया, जीएलबी या एलयूबी मिल गया, बॉन्डेड अबव, ठीक है। तो ये सीक्वेंस क्या हो गया, बॉन्डेड हो गया इस तरह से। नेक्स्ट आते हैं लिमिट, व्हाट इज लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। तो जैसे किसी सेट का लिमिट को डिफाइन करते हैं, उसी तरह से इसमें भी होगा। तो जो एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन ऑफ सीक्वेंस का लिमिट है वो देखेंगे, और एप्सिलॉन डेल्टा से कैसे सीक्वेंस का लिमिट को निकालते हैं। ऐसे तो लिमिट हम लोग 11-12 में भी पढ़े हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लिमिट से रिलेटेड। मैं यहाँ पे अभी CSR नेट प्रीवियस ईयर में जो लिमिट का क्वेश्चन पूछा गया उसको भी यहाँ पे अभी करूँगा। तो पहले डिफिनेशन को देखते हैं, उसके बाद आते हैं व्हाट इज लिमिट। तो लिमिट क्या होगा, ए सीक्वेंस n हैज लिमिट l, कोई सीक्वेंस का लिमिटिंग वैल्यू l हो रहा है। लिमिट का मतलब होता है कि हम सीक्वेंस में जो डोमेन है वो n को बहुत लार्ज कर दें, n को इन्फिनिटी तक अप्रोच कर दें, तब जो सीक्वेंस का वैल्यू आएगा वही उसका लिमिटिंग वैल्यू होता है। उसी तरह लिमिट को समझने के लिए आप सोच सकते हैं कि लार्ज किया जाता है, तो इसका लिमिट l है फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर मिल जाए जो कि स्टैंडर्ड नेचुरल नंबर में बिलोंग करे, सच दैट an - l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल
एन ग्रेटर इक्वल एन, तो सीक्वेंस को बोलेंगे कि इस सीक्वेंस का लिमिट एल है। ऐसे ये जो इसको मैं इजी वे में समझाऊंगा। देखिए क्या है कि सीक्वेंस का लिमिट जो है एल तब होगा जब कोई भी एप्सिलॉन ले, कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव होना चाहिए, बहुत छोटा से छोटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो वो एल लिमिट कब होगा, जब कोई भी छोटा से छोटा पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट ले, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या हो, एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाए सच दैट, ताकि क्या हो कि सीक्वेंस का टर्म और एल के बीच का जो डिफरेंस हो एप्सिलॉन से छोटा हो, ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाए जिसके बाद का नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस का टर्म, ध्यान गौर कीजिएगा क्या बोल रहा हूं, कि ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाए उसके बाद या उससे इक्वल नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस का टर्म कोई भी ले और उसका डिफरेंस एल के साथ निकालें, तो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा हो जाए, तो बोलते हैं हम लोग कि सीक्वेंस का लिमिट क्या होगा, एल होगा। लाइक 1/n का हम लोग लिमिट, बहुत कॉमन एग्जांपल, इसका लिमिट 0 होता है, तो ये 0 है, 1 है, 1/2 आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1/3 आएगा, 1/4, 1/5। तो इसका लिमिट 0 क्यों बोलते हैं कि 0 और यहाँ पे सीक्वेंस का जो भी टर्म आएगा 0 के बगल में, 0 और उस सीक्वेंस का टर्म के बीच का डिफरेंस निकालें, तो वो टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा। एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा, मान लिया बहुत बड़ा नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाएगा जिसके बाद का एन निकाले, मान लिया एन 1, ऐसे ले लेते हैं 1 लाख एन का वैल्यू ले लेते हैं, तो 1 लाख के बाद 1 लाख के बाद सीक्वेंस का टर्म क्या होगा, इतना +1 होगा, ठीक है, 1/n+1। इसका 0 से इसका डिफरेंस निकाले तो क्या होना चाहिए, कोई भी एप्सिलॉन ले, मान लिया एप्सिलॉन का वैल्यू हम 9999 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर के से बड़ा एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा जिससे क्या होगा, इससे ये नेचुरल नंबर है, इससे बड़ा एक नेचुरल नंबर हम लोग ये ले लिए, ठीक है। ये क्या होगा, इससे 0 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये इससे छोटा होगा। तो कोई भी कितना भी बड़ा एप्सिलॉन, कितना भी छोटा एप्सिलॉन ले ले, उससे भी छोटा एक ऐसा सीक्वेंस का टर्म मिल जाएगा जिसका 0 से डिफरेंस क्या होगा, इस एप्सिलॉन से छोटा होगा। इससे बड़ा और कोई भी नेचुरल नंबर लें, उससे 0 का डिफरेंस लेंगे तो इससे क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो वही है कि एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा जिसके बाद का सीक्वेंस का टर्म और एल के बीच का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। वहीं यहाँ पे एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा जिससे 0 का डिफरेंस लेंगे तो एप्सिलॉन से छोटा होगा। और एग्जांपल देखते हैं तो क्लियर होगा। यहाँ पे जैसे उस पर आने से पहले मैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस का भी डेफिनेशन, क्योंकि ये भी एक लिमिटिंग टर्म है, इसका भी डेफिनेशन होता है, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डिफाइन करने में हम लोग लिमिट का यूज करते हैं कि कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है एल पे जब उसका लिमिटिंग वैल्यू एल हो, इस तरह से। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस, उसके बाद मैं डेफिनेशन एग्जांपल बताऊंगा। ए सीक्वेंस n is said to be convergent to L if for all epsilon positive there exists नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाएगा सच दैट सीक्वेंस का टर्म -L फॉर ऑल एप्सिलॉन n ग्रेटर इक्वल n। तो ये और बोल सकते हैं कि अगर सीक्वेंस का लिमिटिंग वैल्यू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले
और लिमिटिंग वैल्यू एल आ जाए तो बोलेंगे कि सीक्वेंस जो है एल पे कन्वर्ज कर रहा है। या फिर एप्सिलॉन डिफरेंशन से ऐसे सीक्वेंस के कन्वर्जेंस को डिफाइन कर सकते हैं। कोई सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज तब करेगा कि कोई भी पॉजिटिव एप्सिलॉन ले तो एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा, उसके बाद के करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस का टर्म और एल के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन होना चाहिए। यही डिफरेंस मैंने लिमिट के लिए बताया। तो कोई सीक्वेंस के लिमिटिंग वैल्यू एल होगा तो वो सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, जैसे कोई ये लेता हूँ मैं एन है कोई कांस्टेंट समझाने के लिए, टू टू कोई कांस्टेंट सीक्वेंस है। ठीक है, इट इज आल्सो सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का कार्डिनलिटी भी नेचुरल नंबर के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि टू अलग अलग डिफरेंट सीक्वेंस का टर्म है, इसका रेंज टू आएगा, बाउंडेड है, बट इसमें टर्म इनफाइनाइट है क्योंकि डोमेन इसका नेचुरल नंबर होता है। हर एक डोमेन के एलिमेंट के लिए एक डिफरेंट उसका आउटपुट मिल रहा है, टू अलग अलग टर्म है। ओके, तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, सेम है, इसलिए कांस्टेंट इसको सीक्वेंस बोलते हैं। तो इस कांस्टेंट सीक्वेंस का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? देखिए, इस कांस्टेंट सीक्वेंस का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, n-2 लेस देन एप्सिलॉन। कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा कि नहीं, एप्सिलॉन कुछ भी ले, एप्सिलॉन पॉजिटिव कुछ भी ले, एक ऐसा नेचुरल नंबर यहाँ पे तो 1 ही मिल जाएगा। ऐसा नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n ग्रेटर इक्वल 1। 1 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा? A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा। तो इससे बड़ा नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस का टर्म ये सब आएगा। इसका और 2 के बीच का डिफरेंस क्या आएगा? 0 आएगा। अब 0 पॉजिटिव नंबर से तो छोटा होता ही है, तो यहाँ से एप्सिलॉन डिफरेंस से देख पा रहे हैं हम लोग कि ये सीक्वेंस जो है जो 2 पे इसका लिमिटिंग वैल्यू आएगा, 2 पे ये कन्वर्ज करेगा। और थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब मैं 1/n का बताया था। ठीक है, 1/n 0 पे कन्वर्ज इसलिए कर रहा है कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज है। आप एप्सिलॉन कुछ भी ले लें, कोई भी एप्सिलॉन ले लें, कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव ले लें, तो सपोज एप्सिलॉन 1/n1 है, तो हर एक नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग उससे बड़ा नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? एग्जिस्ट कर जाएगा आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से। तो जिससे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम लोग नेचुरल नंबर जो लेंगे वो 1/n2 ले सकते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 1/n2 लेंगे नेचुरल नंबर, तो 1/n-0 लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। 1/n2 क्या हो जाएगा? यहाँ से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा ना, 1/n2 1/n1 से छोटा हो जाएगा। तो 1/n2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1/n2 ग्रेटर इक्वल n ले सकते हैं यहाँ से। उससे बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर का टर्म के करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस का टर्म लेंगे तो वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो यहाँ से 1/n 0 पे कन्वर्ज करता है। और दूसरा एग्जाम्पल, कोई सीक्वेंस n है, n² + 1/n²। ठीक है, तो ये तो ऐसे आपको लिमिट निकालने आता है, बट एप्सिलॉन डिफरेंशियल से लिमिट, लाइक आप कोई एग्जाम देते हैं या TFR सब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम हो, तो आपको एप्सिलॉन डिफरेंशियल से दिखाना हो कि इसका लिमिट 1 आए। ऐसा तो आप लिमिट निकालने आपको आता है, इन्फिनिटी टर्म है तो आप लिमिट 1 बोल देंगे इजीली। बट एप्सिलॉन डिफरेंशियल से करना हो सो तो क्या करेंगे? तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 होगी। कैसे शो करेंगे? n² + 1/n² - 1 लेस देन एप्सिलॉन। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/n² लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन आ गया। तो एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर हम ये ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर लेना है तो जरूरी नहीं है कि ये क्या हो, नेचुरल नंबर हो। एप्सिलॉन फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नेचुरल नंबर हो जरूरी नहीं है। तो हम लोग जो नेचुरल नंबर एडजस्ट करवाएंगे जिसके करस्पॉन्डिंग जो हम लोग डेफिनेशन में बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, वो नेचुरल नंबर क्या लेना है, क्या लेना है वो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ये जो नेचुरल नंबर 1/√एप्सिलॉन का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस एप्सिलॉन ले लो।
ये नेचुरल नंबर आप ले लो, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक इंटीजर नंबर होगा, और इंटीजर +1 ले लेते हैं, तो ये एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा जिसके बाद के नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस का टर्म और 1 के बीच का डिफरेंस एप्सिलॉन होगा। तो ये है यहाँ से एक हर एक एप्सिलॉन के लिए इस तरह से हमें नेचुरल नंबर मिल गया, जो कि ये नेचुरल नंबर तो नहीं था, इसको सॉल्व किए तो ये आया, बट ये दिस इज नॉट नेचुरल नंबर, इसलिए हम लोग इसको एडजस्ट करने के लिए, नेचुरल नंबर एडजस्ट करवाने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर +1 ले लिए। ये हर हाल में क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और सिंपल जैसे होता है, कोई भी है एन है, इसका लिमिट निकालना है, तो डायरेक्ट हम लोग लिमिट इन्फिनिटी बोल सकते हैं। हर क्वेश्चन में हमको एप्सिलॉन दिखाना नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है नेट में, e⁴n का लिमिट निकालना हो, n का लिमिट निकालना हो, ठीक है। तो इस तरह से लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। -1n का लिमिट निकालना, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाता है, एग्जिस्ट नहीं, नॉट एग्जिस्ट होता है। नॉट एग्जिस्ट होता है, इसलिए सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्ज नहीं होता है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस का भी डिफिनेशन हम लोगों ने देखे कि लिमिटिंग वैल्यू क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो था कि लिमिट का डिफिनेशन। तो लिमिट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं CSR नेट में, अभी हम लोग देखेंगे। उससे पहले कोई सीक्वेंस जो होता है क्या हो सकता है, कोई भी सीक्वेंस है ना, तो वो सीक्वेंस या तो बॉन्डेड होगा या अनबॉन्डेड होगा, ठीक है। और बॉन्डेड सीक्वेंस दो टाइप का हो सकता है, या तो बॉन्डेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा या बॉन्डेड सीक्वेंस फाइनाइटली ऑसिलेटिंग सीक्वेंस होगा। ऑसिलेटिंग का मतलब मैं अभी नहीं बताया, जैसे -1n है, तो ये क्या सीक्वेंस है, घट रहा है बढ़ रहा है, -1 1 -1 1, तो बढ़ रहा है घट रहा है, तो ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है, ठीक है। और अनबॉन्डेड सीक्वेंस क्या हो सकता है, डाइवर्जेंट हो सकता है, या तो इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग हो सकता है। तो सारे का एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे यहाँ पे बॉन्डेड सीक्वेंस है, ठीक है। कोई सीक्वेंस साइन एन है, तो साइन एन सीक्वेंस क्या है, नेचुरल नंबर इसका डोमेन है, इसलिए सीक्वेंस इट्स आल्सो सीक्वेंस। तो ये जो है साइन का वैल्यू क्या होगा, ऑसिलेट करेगा ना, घटेगा बढ़ेगा घटेगा, एन का वैल्यू 1 2 3 4 बढ़ते जाएंगे, तो घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा, है ना। तो ये सीक्वेंस क्या हो गया, ऑसिलेटिंग हो गया, -1 ऑसिलेटिंग हो गया। ये बॉन्डेड है, इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, इसलिए बॉन्डेड सीक्वेंस है, बट ये कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि ये इसके लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये बॉन्डेड नहीं हो, कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ऑसिलेटिंग हो गया, इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट ये बॉन्डेड है, तो बॉन्डेड का एग्जांपल हो गया जो कि फाइनाइटली ऑसिलेटिंग है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस बहुत सारा है, ये बॉन्डेड है, कन्वर्जेंट है ना। इस तरह से एग्जांपल बहुत सारा आप ले सकते हैं जो कि बॉन्डेड हो, e⁻n है, तो ये क्या है, बॉन्डेड है और कन्वर्जेंट है। अब अनबॉन्डेड एन क्या है, अनबॉन्डेड सीक्वेंस, इसकी लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, तो ये डाइवर्जेंट है। अनबॉन्डेड सीक्वेंस या तो डाइवर्जेंट होगा, इन्फाइनाइटली ऑसिलेटिंग, या माइनस ये ले लें, n⁻⁻1 ले, इसका टर्म लिखोगे तो आप क्या होगा, 1 1/2 2 1/3 इस तरफ से आएगा, है ना, 3 1/4 इस तरह से आएगा, 5। तो देखो घट रहा है बढ़ रहा है, बट ये इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग है, इसका सुप्रीमम इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है ना, इसलिए। तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस से रिलेटेड एक थ्योरम होता है, काफ़ी कॉमन थ्योरम है, सैंडविच थ्योरम, और भी बहुत ईजी है, आप लोग पढ़े भी होंगे। क्या होता है कि कोई सीक्वेंस है, इफ़ कोई सीक्वेंस, 3 सीक्वेंस है, UN है, BN है, WN है, 3 टाइप का सीक्वेंस है, जो कि सबसे छोटा ये है, फिर ये है। अगर इफ़ ये सीक्वेंस है, इफ़ इसके लिमिटिंग वैल्यू UN n टेंड्स टू इन्फिनिटी, UN बराबर लिमिटिंग वैल्यू n टेंड्स टू इन्फिनिटी WN के बराबर हो जाए,
तो जो बीच वाला सीक्वेंस है उसका लिमिटिंग वैल्यू भी क्या होगा, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वी एन का वैल्यू भी एल होगा। ठीक है, इस पे एग्जांपल एक हम लोग देख लेते हैं जिससे क्लियर होगा आपका। जैसे कोई क्वेश्चन है, आप कोई एकेडमिक एग्ज़ाम देते हैं, लाइक एमएससी का सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, तो आपको सॉल्व करना हो, बोल देगा कि आपको इस क्वेश्चन को आपको सैंडविच थ्योरम से सॉल्व करना है। तो ऐसे आप सॉल्व इसको कर सकते हैं, एन स्क्वायर प्लस एन। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये इस तरह से एडजस्ट करना होगा कि ये जो सीक्वेंस है किससे बड़ा है और किससे छोटा है, यानी इसको यू एन और डब्ल्यू एन इसका निकालना होगा। तो सबसे हम इसके जगह पे भी एन स्क्वायर प्लस एन ले लें, इसके जगह पे भी एन स्क्वायर प्लस एन ले लें। तो नीचे का टर्म अगर हम बढ़ा रहे हैं एन स्क्वायर प्लस एन, तो ये सपोज वी एन है, तो ये वी एन से क्या हो जाएगा, सीक्वेंस छोटा हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला टर्म बढ़ा रहे हैं तो ये बड़ा छोटा हो गया। और बड़ा करना, डब्ल्यू एन निकालना है, तो क्या कर देते हैं, सारे नीचे वाले टर्म के जगह पे हम लोग 1/n स्क्वायर प्लस 1/n²+1। अब देखिए n स्क्वायर प्लस 2 छोटा वाला के जगह बड़ा के जगह छोटा टर्म ले लिए, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना। इसके जगह पे भी n स्क्वायर प्लस 1 ले लिए, डॉट 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 सब, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n/n² प्लस n ग्रेटर देन वी एन लेस देन n/n² + 1। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे तो आपका क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n कॉमन लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो लिमिट ऑफ वी एन टेंस टू इन्फिनिटी वी एन बराबर 1, यानी इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 होगी सैंडविच थ्योरम से। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ और लिमिट का कंडीशन, लिमिट थ्योरम्स का और कंडीशन, जैसे सिंपल कंडीशन, आप लिमिट कोई दो सीक्वेंस सम में है और उसका लिमिट निकालना हो तो अलग अलग लिमिट निकाल के ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट में है और लिमिट है तो अलग अलग लिमिट निकाल के दोनों को प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो सीक्वेंस का प्रोडक्ट का लिमिट भी और लिमिट जो आया उसका प्रोडक्ट दोनों इक्वल होगा। सब्सट्रैक्शन में है, डिवीजन में है, तो अलग अलग करके निकाल सकते हैं। ये सब लिमिट अलजेब्रिक थ्योरम ऑफ लिमिट है, तो ये सब इजी चीज़ है, वो सब अब अंडरस्टूड चीज़ है। ठीक है, और कुछ रिलेटेड जैसे लिमिट थ्योरम, अगर n⁴n लिमिट निकालना हो, ठीक है, इसका अगर लिमिट निकालना हो और ए लिमिट कहेंगे जब इफ क्या हो, इसका लिमिट निकाल लें आप, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर इसकी लिमिट n जो है n+1/n का लिमिट l हो जाएगा तो इसका लिमिट भी l हो जाएगा। फर्स्ट एक कॉची थ्योरम में लिमिट है। दूसरा कंडीशन है कि a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट n/n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसकी लिमिट आपको निकालना हो तो l होगा इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n का लिमिट l हो जाएगा, इसकी लिमिट l हो गई तो इसकी लिमिट भी l होगी। तो ये सब लिमिट थ्योरम है। लाइक एग्जांपल आप देख सकते हैं 1 + 1/2 प्लस डॉट 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 1/n अपॉन n है। तो देखिए a1 a2 an है, इसके लिमिट निकालना है तो हम क्या करें, इसकी लिमिट n जो है क्या है, लिमिट 1/n है, इसका लिमिट निकाल लेते हैं 1/n, इसकी लिमिट 0 आ रही है तो इसकी लिमिट भी 0 आएगी। तो इस तरह से। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको n1 का लिमिट निकालना हो और अगर n का टर्म 1 से छोटा हो तो इसकी लिमिट का वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सिंपल चीज़ है। ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जिससे सीएसआर नेट में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ये लिमिट निकालना हो आपको
एन टेंस टू इन्फिनिटी, ए लाया मान लिया सपोज लिमिट, और ये वैल्यू 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, 1 से छोटा और 0 से बड़ा है, तो लिमिट ऑफ यूएन भी क्या होगा, ये गेट में भी पूछा जा चुका है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, इसका ए लाया और वैल्यू 1 से छोटा है तो यूएन की लिमिट 0 हो जाएगी। तो दिस कुछ ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, अब हम लोग सी एस आर नेट का एक दो क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका लिमिट निकालना, लिमिट पॉइंट पूछ रहा है। सी एस आर नेट जून 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द सेट 1/n sin 1/n हैज वन लिमिट पॉइंट इट इज़ 0, वन लिमिट पॉइंट होगा इसका, और वो 1 होगा, 1 लिमिट पॉइंट होगा और -1 होगा, 3 लिमिट पॉइंट होगा, 0 1 -1 होगा। तो इसका लिमिट पॉइंट निकालना है, तो आप लिमिट सिंपल निकालो, n टेंस टू इन्फिनिटी क्या होगा, 1/n sin 1/n क्या होगा, ये फाइनाइट वैल्यू आएगा, -1 से 1 कुछ भी एग्जिस्ट सपोज नहीं करेगा, बट -1 से 1 कुछ भी एक फाइनाइट नहीं, इन्फिनिटी पे साइन 0 0 आ जाएगा, और 0/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये इसके लिए लिमिट पॉइंट क्या आएगी, 0 आएगी। यूनिक लिमिट आ रही है तो वही उसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, ये सुप्रीमम का क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसका लिमिट निकालना है। ठीक है, तो कैसे इसको करेक्ट करेंगे हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, सारे टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -√3 प्लस √3 -√5 डॉट 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 आएगा, √2n -1 माइनस √2n +1। ठीक है, तो ये सारे कट जाएंगे और नीचे में क्या आएगा, 1 - से 2 आएगा, -2 आएगा, इस तरह से आएगा -2। तो ये 1/2 कॉमन ले लेंगे तो √2n अंदर चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 2 + 1/n -1/√10 बचेगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, √2/1, तो ये इसका वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। इस तरह इसे रैशनलाइज करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन, कन्वर्जेंट सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन सी एस आर नेट में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग और भी सी एस आर नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो और किसी को डाउट हो, सीक्वेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, और वहाँ से आप मेरे से कुछ पर्सनल पूछना सकते हैं, तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट मुझको कर सकते हैं पर्सनली। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स।